हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट सेक्शन 53 ऑफ आईबीसी रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स वाटरफॉल मैकेनिज्म टू बी रेड विथ लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशंस ऑफ 2016। सेक्शन 53 पढ़ने से पहले हमें सेक्शन 52 को पढ़ लेना चाहिए। सेक्शन 52 की ऑडियो मैंने पहले रिलीज़ की हुई है। उसमें 2 पॉइंट्स थे कि either a secured creditor in the liquidation proceedings may relinquish its security interest in the liquidation estate and receive the proceeds from the sale of assets by the liquidator। जो हम सेक्शन 53 पढ़ने जा रहे हैं ये पॉइंट उसको रिलेट करता है कि अगर उसने अंडर सेक्शन 52 relinquish कर दिया था सिक्योरिटी इंटरेस्ट को टू द लिक्विडेशन एस्टेट, देन ही विल गेट हिज प्रोसीड्स फ्रॉम सेक्शन 53, राइट? Now section 53 talks about that distribution of assets will be done in the order of priority within such period and in such manner as may be specified। Order of priority लिखा हुआ है इसमें सेक्शन 53 में। ऑर्डर सबसे पहले किसको देंगे, उसके बाद में किसको देंगे। विद इन सच पीरियड किसको, किस क्रेडिटर को, किस क्लास ऑफ क्रेडिटर को कितने टाइम के लिए प्रोसीड्स मिलेंगी वो भी बताया गया है। एंड इन सच मैनर किस प्रपोर्शन में मिलेगा, किस तरह से उसको डिडक्ट करके आगे उसको देना है, जो एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसके हिसाब से बताया गया सेक्शन 53 में। नाउ इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में सबसे पहले आता है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट एंड द लिक्विडेशन कॉस्ट। ये जो दोनों हैं, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट एंड लिक्विडेशन कॉस्ट, दे हैव टू बी पेड इन फुल। जो भी लिक्विडेशन सेल ऑफ लिक्विडेशन एस्टेट के एसेट्स का जो प्रोसीड्स मिलेंगे उसमें से इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट एंड लिक्विडेशन कॉस्ट को पूरा का पूरा जितना भी बनता है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल प्रोसीड्स होगा बाकी के क्रेडिटर्स को। ये जो है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट वगैरह एंड उसमें लिक्विडेशन कॉस्ट में जो है ये आता है लिक्विडेटर फीस हो गया, लिक्विडेशन प्रोसेस कॉस्ट हो गया। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट है फीस एंड रिम्यूनरेशन पेड बाय दी लिक्विडेटर है, लिक्विडेटर की फ़ीस है। उसके बाद जो लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन पे करता है आगे प्रोफेशनल्स को, उसके बारे में है। देन उसमें लिक्विडेशन कॉस्ट में ये भी इंक्लूड होता है कि उसमें इंटरिम फाइनेंस वगैरह है। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट वगैरह में, लिक्विडेशन कॉस्ट में जो भी इंटरिम फाइनेंस में जो इंटरेस्ट वगैरह लगता है वो भी सब उसी में आ जाएगा। तो ये जो दो हैं, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट एंड लिक्विडेशन कॉस्ट, दे हैव टू बी पेड इन फुल। वो पूरी का पूरा जितना भी खर्चा इसमें कवर होता है वो डिडक्ट हो जाएगा। नंबर सेकंड में ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में कौन से आते हैं? द फॉलोइंग डेट्स विच शैल रैंक इक्वली। हमेशा ये क्वेश्चन भी आ जाता है एमसीक्यू में कि जो इक्वली जो डेट्स कर रहे हैं, जो रैंक इक्वली कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। तो उसमें आपको ये अच्छे से ये लर्न करना है इसको। द फॉलोइंग डेट्स विच शैल रैंक इक्वली बिटवीन एंड अमंग द फॉलोइंग, कौन कौन से हैं उसमें? वर्कमैन ड्यूज, आप इसको याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, वर्कमैन ड्यूज एंड रेलिंक्विश डेट। जो सेक्शन 52 में उन्होंने रेलिंक्विश किया था सिक्योरिटी इंटरेस्ट को, वो जो अब क्लेम कर रहे हैं इसमें सेक्शन 53 में, ये उसके बारे में है। तो वर्कमैन ड्यूज हैं एंड रेलिंक्विश डेट, इसको आप इस तरह से क्लेम कर सकते हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं। नौ कितने पीरियड के लिए हैं? वर्कमैन ड्यूज फॉर द पीरियड ऑफ 24 months प्रीसीडिंग द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से पहले 24 months के लिए वर्कमैन ड्यूज़ जितने बनते हैं वो मिलेंगे। 24 months बिफोर द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट जितने वर्कमैन ड्यूज़ बनते हैं वो उनको मिलेंगे। एंड डेट्स ओड टू secured creditor in the event such secured creditor has relinquished security in the manner set in सेक्शन 52। सेक्शन 52 में जो उन्होंने relinquish कर दिया था सिक्योरिटी इंटरेस्ट को, उसको भी इसी में रैंक इक्वली रैंक करके दोनों को मिलेंगे, वर्कमैन ड्यूज़ का एंड relinquished सिक्योरिटी, जो सेक्शन 52 में उन्होंने
नहीं किया था और रेलिंक्विश कर दिया था, राइट। नाउ सेकंड इज़ जो प्रायोरिटी में आ रहा है, सबसे पहले प्रायोरिटी में आया था इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट, लिक्विडेशन कॉस्ट इन फुल, फिर आया वर्कमैन ड्यूज एंड रेलिंक्विश सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 52। इसके बाद जो मिलेंगे ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से चल रहा है। वेजेस एंड अनपेड ड्यूज ओड टू एम्प्लॉयज़, ये वर्कमैन नहीं है, वर्कमैन का हमने पहले ही बता दिया। अब ये है एम्प्लॉयज़ अदर देन वर्कमैन, उनको कितने टाइम के लिए देंगे? 12 मंथ्स बिफोर द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। ये आप याद रखिए कि जो भी पेमेंट हो रही है वो लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से पहले के पीरियड के लिए हो रही है। So wages and unpaid dues owed to employees, not workmen, other than workmen, employees other than workmen, ठीक है। बी में वर्कमैन ड्यूज दिए थे, सी में वेजेस एंड अनपेड ड्यूज ओड टू एम्प्लॉयज़ है, ये फॉर 12 मंथ्स है बिफोर LCD। डी है फाइनेंशियल डेट्स ओड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ये ऊपर जो है वो तो सारे सिक्योर्ड में आ गए थे ना, अब ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की बारी आ जाती है। अब उनको जो बचेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को भी देंगे वो। उसके बाद आ जाता है द फॉलोइंग ड्यूज शैल रैंक इक्वली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जो आ सकता है। द फॉलोइंग ड्यूज शैल रैंक इक्वली बिटवीन एंड अमंग द फॉलोइंग, कौन से हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का है, और जो कंसोलिडेटिव फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटिव फंड ऑफ स्टेट को जो है जो ड्यूज़ बनते हैं वो कितने पीरियड के लिए बनेंगे? फॉर 2 years बिफोर LCD। LCD में लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। उसके बाद है इसी में जो रैंक इक्वली कर रहे हैं वो है, ये तो गवर्नमेंट के हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कंसोलिडेटिव फंड। उसके बाद है डेट्स ओड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर एनी अमाउंट अनपेड फॉलोइंग द एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जो सेक्शन 52 में रह गया था, जो उन्होंने रियलाइज़ किया था अमाउंट, बट उसमें वो कम पड़ गया था उनको, तो वो जो है अमाउंट वो अब इसमें करेंगे, वो इसमें सेक्शन 53 में देंगे, वो इसमें रैंक इक्वली करेंगे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के ड्यूज़ और ये जो अनपेड एनफोर्समेंट के टाइम जो एनफोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट उन्होंने किया था बट उसमें उनको पूरा नहीं मिला था, वो जो रिमेनिंग था वो इसमें रैंक इक्वली करेंगे। नेक्स्ट इज़ एनी रिमेनिंग डेट्स एंड ड्यूज़, फिर उसके बाद आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर उसके बाद आता है इक्विटी शेयर होल्डर और पार्टनर। ये था ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी अंडर सेक्शन 53(1), राइट। उसके बाद सेक्शन 53 सब सेक्शन 2 सेज एनी कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन द रेसिपिएंट्स, एनी कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन द रेसिपिएंट्स विद इक्वल रैंकिंग, इक्वल रैंकिंग वालों के साथ, जो इक्वल रैंकिंग वाले रेसिपिएंट्स में अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट हुआ है एंड वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है इफ़ वो अरेंजमेंट डिसरप्ट कर रहा है ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी को, तो दैट विल बी डिसरिगार्डेड बाय द लिक्विडेटर। क्लियर? नेक्स्ट इज द फीस पेएबल टू द लिक्विडेटर, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। द फीस पेएबल टू द लिक्विडेटर शैल बी डिडक्टेड proportionately from the proceeds payable to each class of recipient, each class of recipient को जितना मिलेगा उसमें से जो लिक्विडेटर की फ़ीस है वो प्रोपोर्शनेटली डिडक्ट हो जाएगी, and the proceeds to the relevant recipient shall be distributed after such deduction। लिक्विडेटर की फ़ीस की डिडक्शन के बाद फिर जो बचेगा वो उसको रेसिपिएंट्स को अकॉर्डिंगली बांट दिया जाएगा। For the purpose of this section, section 53, it is hereby clarified that each stage of distribution of proceeds in respect of class of recipients that rank equally, each of the debts will either be paid in full or will be paid in equal proportion within the same class of recipients if the proceeds are insufficient to meet the debts in full। क्या मतलब हुआ? अगर प्रोसीड्स इनसफिशेंट है, ऊपर वाले लोगों को बांट दिया ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में, बट प्रोसीड्स इनसफिशेंट है, तो वो जो इक्वल रैंकिंग वाले रेसिपिएंट्स हैं उनको, मतलब ऐसा नहीं है कि एक को तो कम दे दिया एक को ज़्यादा दे दिया, ऐसा नहीं है।
अगर वो देंगे, अगर उनके पास है पूरा देना है तो सबको पूरा मिलेगा, अगर सबको पूरा, अगर उनके पास कम है तो फिर सबको कम मिलेगा उतने ही प्रोपोर्शन में, मतलब देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, राइट। नाउ द टर्म वर्कमैन ड्यूज shall have the same meaning as assigned to in section 326 of Companies Act 2013। ये हमेशा एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि वर्कमैन ड्यूज की जो है वो हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड इन कौन से एक्ट में। तो ये आपको ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं। इसके बाद आता है सेक्शन 54 दैट रिलेट्स टू डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। It says where the assets of the CD have been completely liquidated, where the assets of the CD have been completely liquidated, the liquidator shall make an application to the adjudicating authority for the dissolution of such corporate debtor, right। जब assets के जो proceeds थे वो liquidate बट गए उसमें, तो उसके बाद में the where the assets of the CD has been completely liquidated, liquidator shall make an application to NCLT for dissolution of corporate debtor. Adjudicating authority shall on an application filed by the liquidator order that CD shall be dissolved from the date of that order and CD shall be dissolved accordingly. Copy of the order within 7 days from the date of such order be forwarded to the authority with which the CD is registered. Now ये जो अंडर सेक्शन 53 हमने पढ़ा है that has to be read with liquidation process regulations 2016। section 44 of the regulation says about completion of the liquidation। the liquidator shall liquidate the CD within a period of 1 year। ठीक है, within a period of 1 year the liquidator has to liquidate the CD from the liquidation commencement date, within a period of 1 year from the liquidation commencement date, from the liquidation commencement date, this is not regarding proceeding, this is 1 year from the liquidation commencement date के अंदर liquidator shall liquidate the CD notwithstanding pendency of any application for avoidance of transaction। अगर avoidance of transaction की कोई एप्लीकेशन फाइल की हुई है उसको डिसकार्ड करके लिक्विडेटर जो है वो उसको 1 ईयर के अंदर लिक्विडेट करना ही है। बट प्रोवाइडेड वेयर द सेल इज अटेम्प्टेड अंडर सब रेगुलेशन 1 ऑफ रेगुलेशन 32A द लिक्विडेशन प्रोसेस मे मेक एन एडिशनल पीरियड अप टू 90 डेज। 32A(1) में कहा गया है कि अगर वो CD को, अगर COC और लिक्विडेटर को लगता है कि भाई अगर CD की जो सेल है एज ए गोइंग कंसर्न कर रहे हैं या बिजनेस ऑफ द CD है उसको एज ए गोइंग कंसर्न वो सेल करना चाह रहे हैं और उससे मैक्सिमाइज होगी वैल्यू उसकी, तो वो उसमें उस केस में अगर अंडर रेगुलेशन 32A(1) में अगर वो एज ए गोइंग कंसर्न उसको बेच रहे हैं तो फिर उसके लिए उनको 90 डेज़ का पीरियड एडिशनल मिल जाएगा। ठीक है, द लिक्विडेशन प्रोसेस मे टेक एन एडिशनल पीरियड अप टू 90 डेज, राइट। बट अदरवाइज जैसे कि सेक्शन 44(1) में बोला है द लिक्विडेटर शैल लिक्विडेट द CD विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो वो वैसे ही होगा। एंड इफ द लिक्विडेटर फेल्स टू लिक्विडेट द CD विद इन 1 ईयर he shall make an application to the adjudicating authority to continue such liquidation along with a report explaining why the liquidation has not been completed and specifying the additional time that shall be required for liquidation, right? Now, section 45 says final report prior to dissolution। उस dissolution के पहले final report भी बनेगी जो submission होगी to NCLT। when the CD is liquidated, हो गया CD लिक्विडेट हो गया, लिक्विडेटर शैल मेक एन अकाउंट ऑफ द लिक्विडेशन। नेचुरली वो अकाउंट तो बनाएगा, लिक्विडेटर बताना है NCLT को, रिपोर्ट देनी है। लिक्विडेटर शैल मेक एन अकाउंट ऑफ द लिक्विडेशन शोइंग हाउ इट हैज़ बीन कंडक्टेड एंड हाउ द CD एसेट्स हैव बीन लिक्विडेटेड। इफ द लिक्विडेशन कॉस्ट एक्सीड्स द एस्टिमेटेड लिक्विडेशन कॉस्ट प्रोवाइडेड इन द प्रीलिम्स रिपोर्ट, द लिक्विडेटर शैल एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द सेम। If the subsection 3 of 44 says the liquidator shall submit an application along with the final report
along with the final report and the compliance certificate in form H। ये आपको याद रखना है, फॉर्म H में क्या जाता है, कौन सी रिपोर्ट जाती है। फॉर्म H में compliance certificate in form H to the adjudicating authority। किसके लिए जाएगी, उसमें क्या होगा, for closure of the liquidation process of CD where the CD is sold as a going concern। CD is sold as a going concern, that is under regulation 32A1 of liquidation process regulations। ठीक है, और उसमें या तो ये होगा क्लोजर ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसेस ऑफ CD जहाँ पे गोइंग कंसर्न एज ए सेल हुई है, और फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द CD जहाँ पे डिजॉल्व ही हो गया CD तो वो उसके बारे में मेंशन करेंगे। या तो क्लोजर ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसेस ऑफ द CD होगा वेयर इट हैज़ बीन सोल्ड एज ए गोइंग कंसर्न, और फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इन केसेस नॉट कवर्ड अंडर क्लॉज A। राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।